हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 3 ले आए हैं। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले जाके आप चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको जो है नोटिफिकेशन पहले मिल जाता है और वीडियो आप तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, गूढ़ रहस्य जानने के लिए क्या होता है। क्या मर्मज्ञ होता है, सुविज्ञ होता है, विद्वान होता है या फिर निगूढ़ होता है। तो आपको पता है किसी चीज़ का जो गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये PDF इधर उधर हो गया। हाँ, तो जो किसी का गूढ़ रहस्य जानने वाला है उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या है। इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। किसी शब्द का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए कौन सा शब्द होता है। मर्मज्ञ होता है, सुविज्ञ होता है, गूढ़ होता है, निगूढ़ होता है या फिर विद्वान होता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, मर्मज्ञ। किसी चीज़ की गहराई को या गूढ़ रहस्य को जान लेना तो उसको मर्मज्ञ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मरने की इच्छा के लिए शब्द है। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, मृत्युकांक्षी है, मुमुक्षु है, मरेच्छु है या फिर मरणासन्न है। तो फ्रेंड्स, आपको पढ़ने पे पता चल रहा होगा, मृत्युकांक्षी मतलब कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा मृत्यु की इच्छा रखने वाला निकल रहा अर्थ है। मरेच्छु मरने का जो इच्छुक हो, मरेच्छु। और मरणासन्न मतलब होता है जो मरने के यानी कि मृत्यु के जो बहुत करीब होता है उसको मरणासन्न कहते हैं। लेकिन जो आपका मरने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द करेक्ट है वो हो जाएगा आपका मुमूर्षु। मुमूर्षा इच्छा जो होता है, और जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है उसको मुमूर्षा बोलते हैं, मुमूर्षु बोलते हैं, या मृत्युकांक्षी होता है या फिर मरेच्छु होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मतलब कि मुमूर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। कहने का सेंस ये है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो जो आपका ये प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा इसको कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम, आपको पता है अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग काल हैं उनको अलग अलग अपनी तरफ से नाम दिया था। तो जो वीरगाथा काल नाम है वो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, वीरगाथा काल। अब आप बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को क्या कहा था। तो आपने ये पढ़ा होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा था, आदिकाल कहा था। और आप अगर ध्यान देंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी ने भी इसका नाम दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। और जो है रामकुमार वर्मा जी हैं, रामकुमार वर्मा जी ने इसको जागरण सुधार काल कहा था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या फिर भारतेंदु काल के हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ शायद मैंने रामकुमार, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने वीरगाथा काल को संधि काल या फिर चारण काल कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल या फिर चारण काल कहा था, इसको ध्यान रखेंगे। रामकुमार वर्मा ने इसको कहा था, यानी कि आदिकाल को क्या कहा था,
चारण काल या संधि काल कहा था। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। घनानंद, घनानंद लिखा हुआ है, ये घनानंद है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का या फिर भारतेंदु काल का? तो आपको पता ही है जो घनानंद है वो रीति काल के कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण के प्रयोग में ओष्ठ का प्रयोग नहीं होता है, उसको पूछ रहा है। ऊ है, वाह है, ऊ है या फिर आ है? तो आपको पढ़ने पे ही पता चला, ऊ हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो होठों का प्रयोग हो रहा है ज़्यादा। वाह, इसमें भी होठों का प्रयोग हो रहा है। ऊ, बड़ा ऊ, इसमें भी होठों का प्रयोग हो रहा है। जो आपका आ है ये आपका कंठ ध्वनि है, ना कि ओष्ठ ध्वनि है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञा को माना जाता है। जो आपका ज्ञा अक्षर है ये वर्णमाला का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, संयुक्त अक्षरों से और जो स्वर हैं, अनुस्वार हैं, व्यंजन हैं, इनसे क्वेश्चन देता है। तो जो आपको पता है कि ज्ञा है वो संयुक्त व्यंजन है। आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन जो है वो कि 4 हैं। और आपको बताना है कि जो ज्ञा है वो किन किन, अगर वो संयुक्त व्यंजन है तो किन किन व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। तो जो आपका ज्ञा है ये जा और प्लस इया से मिलकर आपका बना हुआ है ज्ञा। और 4 जो संयुक्त व्यंजन है, तो एक तो हो गया आपका ज्ञा, 3 और कौन से संयुक्त व्यंजन है ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको पता है कि जो हमारा हिंदी जो हमारा व्याकरण है, ग्रामर है, उसमें जो तद्भव शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या कुमार तद्भव शब्द है, कुक्कुर तद्भव शब्द है, काजल तद्भव शब्द है या फिर कोण तद्भव शब्द है? तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, तद्भव होता है। और तत्सम वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से एट इज ले लिए गए होते हैं। तो आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द। आपको पता है कुमार जो है वो तत्सम शब्द है, कुक्कुर कुत्ते का ये तत्सम शब्द है, काजल, काजल का जो तद्भव होता है वो कज्जल होता है, कज्जल होता है। और जो काजल शब्द है वो तद्भव शब्द है और कोण भी तत्सम शब्द है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजल। काजल क्या है? एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? आटवी है, कांता है, कांतार है या फिर कानन है? तो आपको अगर जंगल का पर्यायवाची आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आपको पता है जंगल का पर्यायवाची जो है आटवी भी होता है, कांतार मतलब भी जंगल होता है, कानन मतलब भी जंगल होता है, कांता जो है ये आपका जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि कांता किस शब्द का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स आपका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी, कांता हो गया, जो कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाघव शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है? विस्तार है, संक्षेप है, लंबा है या फिर दीर्घकालीन है? वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें से एकदम बिल्कुल भी उपयुक्त कोई भी विकल्प नहीं रखा है, क्योंकि लाघव का जो शुद्ध विपरार्थक शब्द होता है वो गौरव होता है, लाघव का गौरव होता है। लेकिन आपको चारों ऑप्शन में गौरव तो कहीं देना ही रखा है, तो आप अर्थ के हिसाब से इसका जो विपरार्थक शब्द है उसे ढूंढने, क्योंकि आपको आंसर इसी चारों में से देना है। तो लाघव मतलब होता है संक्षिप्त होना और इसका तो अपोजिट हो जाएगा विस्तार होना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, लाघव का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका व्याकरण का टॉपिक है इससे मैंने लगभग हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया है और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका ये जो हिंदी जो केवल क्वालिफाइंग वाला मार्क्स है उसमें भी काम आ जाएगा और आपका जो हिंदी साहित्य वाला ग्रामर वाला पोर्शन होगा 80 नंबर वाला, उसमें भी काम आ सकता है। तो आप इस वीडियो की प्रासंगिकता खुद समझ सकते हैं। तो आप ये देखिए, नित और नत शब्द का युग्म का सही अर्थ कौन सा है? नित और नत का
नित नत का सही अर्थ का युग्म बताना है। झुका हुआ और प्रतिदिन, प्रतिदिन और झुका हुआ, नया और झुका हुआ, स्वप्न और नया। तो आपको नित पता है, नित मतलब होता है प्रतिदिन और नत मतलब होता है झुका हुआ होना। तो नित का अर्थ है प्रतिदिन और नत का अर्थ है झुका हुआ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन और झुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जुड़ा, जुड़ा और जुड़ा शब्द का अर्थ क्या है? जुड़ा और जुड़ा शब्द, जुड़ा और जुड़ा शब्द का अर्थ बताना है। इस शब्द का अर्थ क्या है? मिलान और बुखार है, केशों का बंधन और संलग्न है, संलग्न और केशों का बंधन है, अधिकार और अविश्वास है। तो आपको पता है कि जुड़ा और जुड़ा से मिलन और बुखार का कोई मतलब नहीं है, अधिकार और अविश्वास से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है जुड़ा मतलब होता है संलग्न होना और जुड़ा मतलब होता है बालों का केस। जो औरतें हैं अपने बालों का जूड़ा बनाती हैं, यानी कि उसका केशों के बंधन को जूड़ा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अतएव है, विस्मरण है, उच्चारण है या फिर विसर्ग है। तो इसमें से कौन सा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो आप संधि को पता करने के लिए सबसे पहले उसका आप विच्छेद करेंगे तो संधि आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब अतएव का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। अतएव का संधि विच्छेद होता है अतः धन एव, यानी कि इसमें विसर्ग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ये हो गया। बाकी जो शब्द हैं वो बी और धन स्मरण से बना हुआ है, उच्चारण में उत धन चारण से बना हुआ है, व्यंजन संधि है, और बी और सर्ग ये जो है आपका समास से बना हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ये, अतएव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? प्रधन ओढ़ प्रौढ़, निधन ऊन न्यून, अम्बुधन ऊर्मि अम्बूर्मि और सची धन इंद्र सचींद्र। तो आपको पता है प्रधन ऊढ़ ये प्रौढ़ होता है, अम्बुधन ऊर्मि अम्बूर्मि ये भी होता है, दीर्घ संधि है। यहाँ नी धन यून, नी जो आपका छोटी ई की मात्रा होती है नी, और धन ऊन न्यून। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद है वो गलत है। बाकी सची धन इंद्र सचिंद्र होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो दाल रोटी, दाल और रोटी, क्या दाल रोटी का समास विग्रह है दाल और रोटी होगा। पंचानन का 5 है आनंद जिसका, अर्थात शिव होगा। पुस्तकालय का पुस्तक और आलय होगा। सुलोचना का सुंदर है लोचन जिसके, वह होगा। तो आपको पता है दाल और रोटी, दाल रोटी में द्वंद्व समास है दाल और रोटी। पंचानन में 5 है आनंद जिसके, अर्थात शिव, इसमें बहुब्रीहि समास है, ये भी सही है। पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय होता है, ना कि पुस्तक और आलय होता है। तो जो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट नहीं, यानी कि ये गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय का पुस्तक और आलय होगा। ये कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन दे रखे हैं, तो जब आप ऑप्शन को सही से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, उत्साह होता है, हास होता है या फिर क्रोध होता है? तो आपको पता है वीर रस का जो अस्थायी भाव है वो उत्साह होता है। रति जो है ये श्रृंगार का अस्थायी भाव है। आपको पता है कि जो ये है श्रृंगार का अस्थायी भाव है, श्रृंगार का इस तरह से शुद्ध वर्तनी है। जो हास्य है वो हास्य रस का अस्थायी भाव है। और जो क्रोध है, जो ये क्रोध है ये भयानक रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग सारे क्वेश्चन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।